Well, to all of you. Okay. ओके बेटे, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटेंस। पहले हम थोड़ा सा सेंटेंस का ओवरव्यू लेंगे कि हमारे पास सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, और देन हम डायरेक्टली जाएंगे टेंसेस के ऊपर। और आज हम कोशिश करेंगे 2 या 3 टेंसेस कवर कर सकें, नहीं तो 1-2 भी कवर हो गए तो इट्स ओके, क्योंकि आज हम बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब हम 2-3 टेंसेस कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सिर्फ एक ही क्लास के अंदर हम बाकी सारे टेंसेस को कवर कर लेंगे। यानी कि टेंसेस के लिए हम सिर्फ 2 क्लासेस रखेंगे, एक आज की और एक और क्लास में हमने कंप्लीट टेंसेस को कवर करना है, राइट? ओके, नाउ क्विकली कम टुवर्ड्स द लेक्चर के हम बात करते हैं। ये जो मैंने आपको नोट्स जिनसे मैं आपको ये करवा रही हूँ, ये बड़े मैंने बेसिक आप लोगों के लिए सर्च किए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो वो इन नोट्स, उनके लिए ये बड़ी आसानी होगी इन नोट्स को यूज़ करने में, राइट? तो आप लोग इसको डिटेल से पढ़ के तो बहुत अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटे, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस के हमारे पास क्या होते हैं, फिक्रा, यानी कि सेंटेंस हमारे पास क्या है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट और एक हमारे पास क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास किसी भी सेंटेंस के, राइट? अच्छा, सब्जेक्ट पास पहले क्या है कि सब्जेक्ट को हम कहते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास कोई भी काम करने वाला जो होता है, मीन्स के जो मेन जो पर्सन है या कोई चीज है, ठीक है, कोई शख्स या कोई चीज जिसके बारे में कोई भी बात की जा रही होती है सेंटेंस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। राइट? अच्छा, ये लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये जो लेक्चर है इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर कैसे करना। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो हम एंड पे देखेंगे, राइट? ओके, लाइक एग्जांपल है हमारे पास, असलम इज कैचिंग फिश। इसमें जो वर्ड असलम है वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन, राइट? तो असलम हमारे पास क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है? ये कोई कोई भी चीज भी हो सकती है, सब्जेक्ट में कोई चीज होगी या कोई पर्सन होगा, पर्सन और थिंग जो है इट कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, राइट? अब प्रेडिकेट हमारे पास क्या है कि प्रेडिकेट हमारे पास क्या होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में उस सेंटेंस के अंदर जो भी डिटेल दी जाती है वो सारी डिटेल को हम क्या कहते हैं, वो प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट के अलावा वाला जो बच जाता है पार्ट सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे फर्दर एग्जांपल्स है हमारे पास। ये 3 सेंटेंसेस हैं। अली हेल्प्ड द पुअर, सम बॉयज आर मेकिंग नॉइस एंड दे विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड अली, सम बॉयज एंड दे, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है? क्योंकि ये वो पर्सन्स हैं कि जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या जिनके बारे में बात हो रही है, राइट? और प्रेडिकेट क्या है, इसके बारे में जो डिटेल है, जैसे कि अली हेल्प द पुअर, अली के बारे में बताया कि वो गरीबों की मदद करता है, ठीक है? तो ये प्रेडिकेट है। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइस, दे विल प्ले क्रिकेट, तो ये तीनों जो बाकी का पार्ट है ये सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सब्जेक्ट तो सिंपल है कि आपने इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आपके पास जो भी उस सेंटेंस के अंदर जो काम करने वाला है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है। अच्छा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये तो भी सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जब कोई सेंटेंस अगर कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आपको मुश्किल हो रही हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आपने हमेशा से 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि जो सब्जेक्ट है उसकी पहचान क्या है, कि सब्जेक्ट हमेशा से या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट टेंसेस के बाद वाली क्लास में हम करेंगे, उसमें नाउन प्रोनाउन आपको बड़ी डिटेल से कराऊंगी। लेकिन अभी नाउन और प्रोनाउन का सिर्फ एक जुमले में, एक सेंटेंस में आपको रिकॉग्निशन बताती हूँ। नाउन क्या होता है, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड होता है, नाम, ठीक है? नेमिंग वर्ड, नाम किसी किसका हो सकता है, नाम 3 चीजों के नाम होते हैं ना, किसी पर्सन का, ठीक है,
कोई पर्सन, या तो किसी पर्सन का नेम होता है, ठीक है, या किसी प्लेस का नेम होता है, या किसी थिंग का नेम होता है। तो पर्सन, प्लेस या थिंग, इन तीन चीज़ों के जो नाम होते हैं, हम जो डेली लाइफ में जितनी भी बातें करते हैं, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, उसमें जो नाम होता है वो सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों का होता है, पर्सन, प्लेस या थिंग। और यही जो पर्सन, प्लेस या थिंग का जो नाम है, नेमिंग वर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, राइट। और प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि अली हेल्प द पुअर, तो अली की जगह हम कहें ही हेल्प द पुअर। उर्दू में हम कहते हैं कि लाइक अली गरीबों की मदद करता है, बार बार अली अली कहने के बजाय हम कहते हैं वो हम अली की जगह लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो अब आपने याद रखना है कि सेंटेंस के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट है वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन, यानी कि कोई भी नेम, किसी भी नेम, मैंने आपको बता दिया तीन चीजों के नाम होंगे, पर्सन, प्लेस और थिंग के, और उस नाम की जगह जो वर्ड यूज हो रहा हो, यानी कि प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हमेशा से सब्जेक्ट होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ यहाँ पे ये लिखा है कि अली हेल्प द पुअर, राइट। अली हेल्प द पुअर में इस तरह से आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा, और किसी एक को हाईलाइट किया होगा या बोल्ड किया होगा या अंडरलाइन किया होगा, और ये कहा जाएगा कि इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो फिर आपको इस तरह से उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या यूं कहा जाएगा इसमें प्रेडिकेट क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। ओके, सब्जेक्ट होप सो कि आपको clear हो गया होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज व्हाट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमारे पास क्या होता है, या तो वर्ब होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल में देखें, अली हेल्प्ड, हेल्प्ड आपके पास क्या आ जाएगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाती है हेल्प, और हेल्प वर्ब है, ठीक है। और वर्ब क्या होता है, मैंने नाउन प्रोनाउन दो आपको सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर इजी से आइडेंटिफिकेशन बताई है, नाउन की और प्रोनाउन की। इसी तरह से वर्ब की भी आसान अल्फाज में अगर आइडेंटिफिकेशन बताऊं तो वर्ब क्या है, कोई भी एक्शन वर्ड है, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम होगा तो वो जो काम है वो क्या है, वर्ब है, राइट। हमारे हमारे पास जो भी काम हो रहा होगा, काम यानी कि कोई भी एक्शन जो हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब यानी कि उर्दू में आप कहते हैं फेल, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पे हेल्प, मदद करना, एक काम है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और दिप्पू, दिप्पू आपके पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब वर्ब आपको समझ आ गया कि वर्ब क्या है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि जिस पर कोई काम हो रहा हो, यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन। मदद किसकी हो रही है, गरीबों की मदद हो रही है, तो गरीब क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए, ठीक है। द पुअर क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। यहाँ पे देखें, अली हेल्प्ड द पुअर। अब ये सेंटेंस को कंप्लीट जो है ना वो ब्रेक डाउन किया है, कि हर एक पार्ट अली हेल्प द पुअर में अली की सब्जेक्ट, हेल्प्ड जो है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर ऑब्जेक्ट आ जाता है। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस में सम बॉयज सब्जेक्ट आ जाते हैं। वर्ब आपके पास क्या है, आर और मेकिंग, आर भी सब्जेक्ट, आर भी वर्ब है और मेकिंग भी वर्ब है। ये मैं आपको फर्दर इसकी टाइप्स में बताती हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक एक्शन मैन वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब की टाइप्स में। लेकिन आर और मेकिंग दोनों आपके पास क्या है, वर्ब हैं, ठीक है। और नॉइस आपके पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो एक सेंटेंस कब बनता है, कि जब सबसे पहले आप सेंटेंस में क्या लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के साथ आप क्या ऐड करते हैं, वर्ब ऐड करते हैं, और वर्ब के बाद आप क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। यानी कि समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो क्लॉज और फ्रेज, वो मैं किसी और लेक्चर में आपको क्लियर करवाऊंगी, यहाँ सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें।
तो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है और दूसरा जो वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको आपने क्या कहा, प्रेडिकेट कहा। वर्ब को मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बताया और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ब की टाइप्स पे। वर्ब की अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के टॉपिक में हम वर्ब को डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सेंटेंस को समझने के लिए हम वर्ब को देख रहे हैं, राइट। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कौन सा वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, हेल्प्ड, ठीक है, नहीं, मेक बनाना, खेलना कूदना, ये जो है अली इज प्लेइंग है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे एग्जांपल देती हूँ, अली इज प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग क्या कुछ भी हो सकता है, प्लेइंग क्रिकेट है, प्लेइंग फुटबॉल है, कुछ भी है। तो अली इज प्लेइंग में ये जो वर्ड इज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये हेल्प कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट होने में। और मेन मेन वर्ब के का है कि हेल्प कर रहा है, तो मेन वर्ब आपके पास क्या है, प्लेइंग है, ठीक है, प्ले खेलना। इस सेंटेंस में जो मेन एक्शन है वो खेलना है, ठीक है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन जो एक्शन होता है किसी सेंटेंस के अंदर, वो आपके पास मेन वर्ब होता है, ठीक है। और उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उस मेन वर्ब की जो हेल्प करते हैं वर्ब, उसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इज है, राइट, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आर है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टेस्ट की प्रिपरेशन में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, मतलब हम टेंसेस को भी रिवाइज क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, क्योंकि जो टेंसेस हैं, टेंसेस में हर एक टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल अलग यूज़ होता है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या, वर्ब की जो फॉर्म है, यानी कि हम कहते हैं ना वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वो फॉर्म्स हर एक टेंस के अंदर डिफरेंट होती हैं। यहाँ तो उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंगली, कि एक ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप ये है, थर्ड ग्रुप ये है, लेकिन ये इस तरह से आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ये क्रैमिंग वाली टाइप आ जाती है। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बाकी करवाती हूँ। ये देखिए, ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर रिपीट किया, कि ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये मेन वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कि कोई भी एक सेंटेंस है, तो वो सेंटेंस की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब आपने जब भी हम टेंसेस करेंगे ना, इसके बाद डिटेल से, उसमें आपने स्ट्रक्चर को याद रखना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने हमेशा से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपने वर्ब लगाना है, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू इसको फर्दर करवाती हूँ। अच्छा बेटे, अभी हमने बुक्स तो आपके पास भी होंगी बहुत, और बहुत सी शेयर भी हो रही होंगी, लेकिन आपने एक की बनानी है, और वो की बनाने का मैं आपको मेथड सिखाती हूँ एग्जाम के लिए। क्या आपके पास सिर्फ एक शॉर्ट सा, मतलब एक हिंट हो, कि आप जिसको सिर्फ एक नज़र देखें और आपको बस बिल्कुल अच्छे से आपके माइंड में वो मैप बना हुआ हो, कि ये कौन सा, अगर आपको एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपके माइंड में एकदम से उस मैप से क्लिक करे कि यहाँ क्या आंसर हो सकता है। उसके लिए क्योंकि ये जो टेंसेज हैं, जिस तरह से यहाँ पे देखें कितने 64 समथिंग पेजेस हैं, इतने डिटेल से, तो आपको इस तरह से पेजेस से कभी भी क्रैमिंग नहीं होती है। वो भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आप लोग सब लोग अपनी नोटबुक लेंगे, या कोई पेज लेंगे, जो लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से नोटबुक होती है ना, एक ये पेज होता है, एक ये पेज होता है, और आपने ये दोनों पेजेस का कंबाइन एक पेज यूं निकालना है। चाहे आपके पास ये पेज सेपरेटली हो, या जो शीट्स हमें मिलती हैं, या आप नोटबुक में मिड वाला जो पेज है वो निकालते हैं, या आपके पास कोई चार्ट है, व्हाट्सोएवर जो भी आपको इजी लगे आपने वो निकालना है, ठीक है। अब आपके पास ये नोटबुक का पेज है, पेज 1 है और पेज 2 है, ठीक है। उस दोनों को कंबाइन करके आपने एक टेबल बनाना है, जो कि मैं आपको पहले टेबल बनाने का तरीका सिखाती हूँ, देन मैं आपको टेंसेस हम स्टार्ट करते हैं, राइट। आपने क्या करना है कि इसमें एक टेबल बनाना है, ठीक, इस तरह से 3 पार्टीशंस में उसको डिवाइड करना है, मैम राइट। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा।
बेटे अभी बताएं कि अभी स्क्रीन विजिबल है? ये जो स्क्रीन है ये विजिबल है? ओके ओके ठीक है बेटे, मैंने आपको ये बताया कि ये इस तरह से नोटबुक है ना, ये नोटबुक के दरमियान में पेज, एक पेज ये, एक पेज ये, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको इस तरह से 3 पार्टीशन में डिवाइड करना है। ये देखिए, ये जो पेज होगा ना, इसको आपने 1 2 3 यानी कि पेज को इस तरह से लेंथ वाइज आपने लेना है। जो लेंथ वाली साइड होगी इसकी ना, ठीक है, उसको 3 में इस तरह से, और जो ये इस तरह से वाली होगी इस तरह से 4 में डिवाइड करना है, लाइक दिस 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, लाइक दिस। ये मेरे पास चूंकि बड़ा रफ सा बन रहा है, आपने बड़ा नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, 1, इसमें 4 4 आपने जो है ना वो बनानी है, पार्टीशंस बनानी है। राइट, इस तरह से आपने, आपके पास एक टेबल आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और एक इस तरफ बना देना है, इधर एक एक जिस तरह से आप लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के साइड पे आप सीरियल नंबर वगैरह के लिए एक छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा कॉलम बनाते हैं, ये उस तरह से एक छोटा कॉलम बना देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रेजेंट लिखना है। बल्कि इसको मैं इस तरह से बड़ा करके इसके अंदर लिख देती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, प्रेजेंट। ठीक है, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें आप लोग लिख देंगे क्या, पास्ट। और यहाँ पे आप लिख देंगे फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। चूंकि मेरे पास ये बार बार उसको जूम इन जूम आउट करना पड़ रहा है, तो ये नीट नहीं बना, आपने नीट एंड क्लीन बनाना है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस इन 3 पोर्शंस में लिख देंगे। कहाँ पे लिखना है आपने, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। और जो बाकी के 3 4 जो आपने बनाए हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सॉरी, ये परफेक्ट है और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये परफेक्ट है और देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। ठीक है बेटे, इस तरह से आपने एक टेबल बना दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टेंसेस कर रहे हैं। टेंसेस में हमारे पास क्या, उसकी 3 टाइप्स होती है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है, राइट।
राइट। और आपके पास जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपके पास कौन सा टेंस है, ज़माना, यानी कि जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जो भी मैं आपको क्लास ले रही हूँ, ये हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं कोई, ठीक है। पास्ट जो हमने कल क्लास ली थी, फ्यूचर जो हम आने वाले कल में क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। अब हर एक की फर्दर जो है वो 4 सब टाइप्स आ जाती हैं। एक इनडेफिनेट है, एक कॉन्टिन्यूस है, एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। देखिए आप इस टेबल से अगर मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो ये कौन सा है, इस तरफ से आए अगर तो ये क्या है, पास्ट है, और इस तरफ से आए तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये वाला कौन सा होगा, इस पोर्शन में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो किस से रिलेटेड होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है तो इसमें क्या है, इस तरफ से फ्यूचर है और इधर से क्या है, परफेक्ट है। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी बेटे, यहाँ तक मुझे बताएं कि सब क्लियर है और इसी तरह से आपने ड्रॉ कर लिया है, देन मैं फर्दर आपको इसकी डिटेल पे जाती हूँ। नूर, मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखाया है। अभी हमने पहले सेंटेंस की जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ी है कि हमारे पास सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ शो नहीं हो रहा है बेटे, आपको शो नहीं हो रहा है मोहिब? ये मेरा व्हाइट बोर्ड सबको शो नहीं हो रहा क्या? मैं हो रहा है, अच्छा अच्छा, ब्लैक है। वही बेटे रीजॉइन करें जरा क्लास को, जिनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है जरा क्लास रीजॉइन करें। हाँ, आपकी तरफ में भी है नेटवर्क इशू, क्लास रीजॉइन कर लें फिर सेट हो जाएगा। ओके बेटे, ये जो जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है मैं उनको ज़रा समराइज़ कर दूं कि हमने पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ी है कि सेंटेंस में हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की डिटेल बताई कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट की बताई कि प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि टेंसेस बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। तो टेंसेस पर जाने से पहले मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखाया है, क्योंकि की आपको बनाना सिखा रही हूँ कि आपको टेंसेस को जो है ना वो पूरा पूरा बैठ के क्रैमिंग नहीं करनी है, कौन सा टेंस है और कैसे आप उसको समराइज करेंगे या उसको क्रैम करेंगे, कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब था। ये आपने एक छोटी सी की बनानी है, उसको हमेशा अपने पास रखना है और उसको याद रखना है और ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इससे फिर हम फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या क्या लिखना है और कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास टेंसेज आपको पता है कि मेन 3 टाइप्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस तरह से आपने 3 पोर्शन इस तरह से बनाने, एक पेज लेना है, ठीक है, बड़ा वाला पेज, ठीक है। लाइक ये नोटबुक है अगर, तो ये नोटबुक का इस तरह से मिड होता है, तो इस तरह से इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करना है। यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लगाएंगे, लिखेंगे और इसको फर्दर 4 पार्ट्स में जो है ना इस तरह से पेज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से एक वो टेबल टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं क्या बता रही थी, हाँ, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हर एक टेंस की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट भी है, पास्ट इंडेफिनेट भी मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का बॉक्स है, ये पास्ट इंडेफिनेट का बॉक्स है, ये फ्यूचर इंडेफिनेट। सिमिलरली ये पास्ट परफेक्ट है, सिमिलरली ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। गॉट इट? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं बाकायदा एक टेंस की तरफ जा रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ। जी बिल्कुल कासिम बेटे, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ओके, यहाँ तक क्विकली रिस्पॉन्ड करें, कोई एक आध मैसेज करें कि यहाँ तक क्लियर है, मैं क्विकली जाऊँ ताकि हम इस क्लास के अंदर इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें। ओके, अब आपने आ जाना है इस वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। ये वाला जो बॉक्स है ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, ठीक है ना। देखें ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। आपने भी जो अपने पास हैंड रिटन बनाया कि आपने हैंड रिटन ही बनाना है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से बनाना है, उसमें छोटा छोटा करके लिखना है, आपने कोशिश करनी है कि इसी के अंदर जो है वो पूरा आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके इस कॉर्नर में हमेशा से लिखेंगे इसकी उर्दू में रिकॉग्निशन, कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ टेंस इन उर्दू, के कौन सा टेंस है उसको अपने उर्दू में कैसे रिकॉग्नाइज करना है। ये हर एक टेबल में इसी सीक्वेंस से आपने सब कुछ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं कि उर्दू में जुमले के आखिर में हमारे पास क्या आता है, ता है, ती है और ते है। मेरे पास उर्दू का कीबोर्ड नहीं ऑन है, आपने उर्दू के कीबोर्ड में इसी तरह से करना है, ठीक है। ये उधर चला गया लेकिन आपने अपने पास लिखना है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपने करके लिखना है, ता है, ती है, ते हैं, राइट।
यानी कि किसी सेंटेंस के आखिर में जब ताहे तीहे तेहे आते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो स्कूल जाते हैं, हम गाना गाते हैं, हम क्लास लेते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। उर्दू में रिकॉग्निशन होगी। फिर आपने उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हम उसकी सिर्फ क्रक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपके पास हमेशा से वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, हमेशा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, राइट। दूसरी आपने चीज क्या याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपको पता है ना कि सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक आपके पास एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, जिसमें कोई नहीं का लफ्ज भी नहीं होता, जिसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं होता। फिर आपके पास एक नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं होते, जैसे कि हम क्लास नहीं ले रहे, तो नहीं का लफ्ज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। फिर हम कहते हैं कि क्या हम क्लास ले रहे हैं, क्या जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन भी हो और नहीं भी हो, क्या हम क्लास नहीं ले रहे, क्या हम खाना नहीं खा रहे, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी और कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं होगा। ओके, वर्ब की फॉर्म जो है वो आपके पास क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। मैंने आपको बताया ना अभी कि हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट में वर्ब होगा। वर्ब आपके पास 2 होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हर एक सेंटेंस में, हर एक टेंस में आपने याद रखना है, कोई ना कोई जरूर होगा। हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, डू एंड डज, ठीक है। ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। डू कब यूज होता है, डू हमेशा से यूज होता है प्लूरल के साथ, राइट। जबकि डस हमारे पास कहाँ पे आता है, हमेशा से सिंगुलर के साथ। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे। वैसे इतना कॉन्सेप्ट तो आप सबका हो गई, इतना तो आपने इंग्लिश यहाँ तक पढ़ कर आए हैं, ठीक है। डू एंड डज जो है वो क्या है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगा, डज जो है वो क्या होगा, सिंगुलर के साथ यूज होगा। अच्छा, जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल या अफर्मेटिव भी जो है जिसको हम कहते हैं, सिंपल सेंटेंस में आपने आपने याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और भी है आगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा है, कि जहां पे सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब तब यूज होगा जब हमारे पास ये जो हेल्पिंग वर्ब है मैं यहीं पे लिख देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब कब यूज होगा कि जब हमारे पास जो सेंटेंस है या तो वो नेगेटिव हो, मैं बल्कि यूं लिख देती हूँ, अदर देन नेगेटिव, अदर देन अफर्मेटिव। ठीक है बेटे, के चलिए बहुत किचमिच सा लग रहा है, इसको बाकी एक्स्ट्रा चीजें मिटा देती हूँ। ओके, जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज है, डू एंड डज सिंपल सेंटेंस में सिर्फ यूज नहीं होता, बाकी सिंपल यानी कि फॉर्मेटिव में यूज नहीं होता, बाकी से नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और ना सिर्फ यूज होगा बल्कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के बगैर बनते ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं होते, राइट। तो इसलिए आपने क्या है, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करना, एक चीज। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जरा कॉम्प्लेक्स बना देता है, सिर्फ सारे टेंसेस के अंदर जो सबसे कॉम्प्लेक्स है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके इस रूल की वजह से जो कि मैं भी आपको करवाने लगी हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा देती हूँ, होप्स हो कि आपने टेबल बना दिया होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपके पास सिंगुलर हो, अगर सेंटेंस में सिंगुलर अगर आपके पास हो तो सिंगुलर क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर, ये बात आपने याद रखनी है। सिंगुलर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर आपने क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की तो फॉर्म हमेशा से फर्स्ट ही लगेगी ना, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन करनी है, किसकी, एस की या ई एस की।
ये जो इसका रूल है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि ये बहुत सिंपल सी बात है। जबकि जो जो प्लूरल होगा, क्या चीज प्लूरल होगी, क्या चीज प्लूरल होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ना कोई एस या ई एस की एडिशन नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे बात समझ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, वो जो छोटा सा ब्लॉक बनाया था ना, बॉक्स सा, उसके अंदर ये सारी चीजें आपने छोटा छोटा करके पूरा करना है ताकि ये आपकी की एक ही पेज के ऊपर बने, राइट। अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट हमने सारी की जो पॉइंट्स है ना वो हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, पहले उर्दू में भी लिखना है और साथ में उसकी ट्रांसलेशन भी करनी है। एग्जाम्पल दें, कोई आसान सा सेंटेंस जिसकी हम ट्रांसलेशन करें, क्या हो सकता है, आप लोग ग्रुप में बताएं, बल्कि उससे टाइम वेस्ट होगा, बस मैं खुद ही से कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ। सुमेरा खाना खाती है, कर लेते हैं। ठीक है, कोई और है आपके माइंड में, कोई और भी कर लें। इसी तरह से आप उर्दू में ऊपर लिखेंगे, साथ उसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे। अब इसको जरा आप ट्रांसलेट करें उस रूल के अकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको पहले सिखाया है। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, सुमेरा है, ऐसे ही है ना। सुमेरा के बाद क्या होगा, क्या कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, सुमेरा खाना खाती है। ये सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल यानी कि अफर्मेटिव है। इसमें ना तो कोई नहीं का लफ्ज आया, ना तो कोई क्वेश्चन इसमें पूछा गया। इसलिए आपने क्या करना है, ये सबसे ऊपर सेकंड लाइन पे जो रूल देखें कि आपने क्या करना है, डू और डज का यूज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आपने नहीं लगाना। तो आपको सेंटेंस के अगर स्ट्रक्चर याद है जो कभी हमने किया, तो उसमें आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब होता है। ठीक है, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब यूज होना है तो आप लोग करेंगे, नहीं होना तो डायरेक्ट मेन वर्ब की तरफ आए। सुमेरा खाना खाने में जो आपके पास वर्ब है वो क्या है, खाना खाना ही वर्ब है ना, ईट होगा। ठीक है, ईट कहते हैं ना खाना खाने को। अच्छा, और क्या खा रही है, खाना खा रही है, ईट मील। अब मुझे बताएं ईट मील होगा क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊपर जो हमने रूल्स पढ़े कि जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, लेकिन जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर के साथ आपने क्या ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ईट वर्ब है ना, ईट के साथ आपने एस लगाना है, ईट्स। एस या ई एस, क्या कुछ आपके पास वर्ब होते हैं जहां पे ई एस यूज होता है। ठीक है, मतलब उसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो ई एस के साथ कंप्लीट होते हैं, ठीक होते हैं, करेक्ट होते हैं, जबकि कुछ के साथ सिर्फ एस के साथ होते हैं। ठीक है, इसलिए हम एस या ई एस की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सुमेरा ईट्स मील, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया क्या, वर्ब, ये आ गया वर्ब, और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या आपके पास सब्जेक्ट और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया, राइट। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ये यहाँ पे ना लिखें बल्कि अलग लिखें, क्योंकि इसकी में इतना कुछ आएगा नहीं। अगर मैं कहूँ कि सुमेरा और अली खाना खाते हैं, देन इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, आप लोग साथ में इनबॉक्स में जो है वो करें, इसकी ट्रांसलेशन करें। ठीक है, सुमेरा एंड अली, सुमेरा एंड अली ईट्स, होगा कि नहीं होगा, ईट होगा क्या, जरा मुझे इनबॉक्स में बताएं, ईट मील। नहीं, ईट्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सुमेरा एंड अली दो लोग हैं और दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया। ठीक है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज की, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमने सिर्फ ईट लगाया, ईट्स होता तो ये गलत होता। ठीक है, सुमेरा एंड अली ईट मील होगा, ईट्स नहीं होगा। ईट्स कब होगा, जब खाली सिंगुलर है। इसी तरह कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि दे वो खाना खाते हैं, दे ईट होगा या ईट्स होगा, दे ईट होगा, दे ईट मील, दे ईट्स नहीं होगा। यही मेन डिफरेंस है, यही मेन कॉन्सेप्ट है इस टेंस के अंदर जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, अब ये इसका हम नेगेटिव बनाते हैं और हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि ये आपको लग रहा है कि मैं बहुत बच्चों वाली चीजें करवा रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको मैं समझा रही बड़े सिंपल जुमले के साथ हूँ, लेकिन ये अभी आपको फर्दर जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करवाऊंगी उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दूंगी।
ठीक है। तो आप देखेंगे वहां पे जो सेंटेंस कोरेक्शन इसको कहते हैं, जब सेंटेंस आपको दिया जाता है एग्जाम में, आपको ये कहा जाता है कि सेंटेंस को करेक्ट करें, ठीक है, या उसमें से आपने मिस्टेक निकालनी होती है। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, आपने उसमें से करेक्ट जो सेंटेंस होगा उसको सेलेक्ट करना होगा। अब उसमें यही होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे ईट्स मील आपको दिया हुआ है, फिर आपने खुद रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपने रूल्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ गलती क्या है, ठीक है। तो दे ईट्स नहीं होगा, दे ईट होगा, या सुमेरा ईट मील होगा तो सुमेरा ईट मील नहीं होगा, सुमेरा ईट्स मील होगा। क्यों? कि सिंगुलर और प्लूरल जो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये होगा, राइट। ओके। उसी तरह से दोबारा इसका नेगेटिव बनाया। बेटे आप सब क्लास में हैं और मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ, गुड। एग्जैक्टली जैसे इकरा ने लिखा है ना, ऐसे ही इसका क्या बना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखती, आप लोग खुद लिखेंगे। सुमेरा खाना खाती है, सुमेरा खाना नहीं खाती है, उर्दू में लिखेंगे। क्योंकि ये की है ना, कि में आपने एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे जरूर लिखना है, वो आपको रिकॉल करवाएगा सारे रूल्स। ठीक है, सुमेरा खाना नहीं खाती है, साथ उसकी ट्रांसलेशन करें सुमेरा। अच्छा, अब क्या होगा, सुमेरा खाना नहीं खाती है का क्या होगा कि यहाँ पे अब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। और नेगेटिव में आप क्या करते हैं, नेगेटिव में आपने हमेशा से हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे होते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में यूज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, डज होगा या डू होगा? डज होगा। क्यों? क्योंकि सुमेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो क्या होगा, सुमेरा खाना नहीं खाती, सुमेरा डज नॉट ईट मील। अच्छा बेटे, ये बात भी याद रखिएगा, ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, ये वाला, ये जो भी हम एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, एफर्मेटिव के लिए है। ये कहीं और यूज नहीं होता ये रूल। ये एस या ईएस वाली जो हमने कहानी अभी पढ़ी है, ये सिर्फ एफर्मेटिव में होती है, बाकी कहीं पे भी ये यूज नहीं होती। कहीं पे क्या मतलब है कि यानी कि जो आपके पास नेगेटिव हो सेंटेंसेस, या आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, सो मेरा डज नॉट ईट मील हो जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डज। अच्छा, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, सिंपल आपने क्या करना है, अगर किसी को ये क्लियर नहीं है तो सिंपल आपने इसकी जो है ना वो लोकेशन चेंज कर देनी है। ठीक है, सो सब्जेक्ट को बाद में लाए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस मिट गया, लेकिन होप सो कि आपने नोट डाउन कर दिया होगा। तो सुमेरा को बाद में कर दें और डज को शुरू में कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ये नहीं सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, डज सुमेरा डज सुमेरा ईट मील हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब एस या एस वाली कहानी खत्म, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ईट मील आ जाएगा, राइट। और सबसे ऊपर क्या था, सुमेरा ईट्स मील। अच्छा, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना दें, डज सुमेरा नॉट ईट मीट। ये क्यों, ये आपको इसकी जो नोट की लोकेशन है सेंटेंस के अंदर वो बताने के लिए, कि हेल्पिंग वर्ब दरम्यान में सब्जेक्ट और फिर फौरन से आपने नोट लगाना है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं समटाइम्स, कि आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर जानने के लिए, कि स्टूडेंट्स को नो हाउ है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कि डज सुमेरा ईट मील नॉट, नहीं डज नॉट सुमेरा ईट मील, नहीं ऐसे नहीं, डज सुमेरा नॉट ईट मील, इस तरह से होगा। अब ये क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये हमने टेबल बनाया ना, उसमें एक तो आपने ऊपर ये वाले रूल्स लिखने हैं और नीचे इस तरह से चार चार उसकी जो सेंटेंस की टाइप्स, एक एग्जांपल उसकी 4 कन्वर्जन्स, ये हर एक टेबल में आपने पूरा करना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको टेबल सा बनवाया है ना, ये इसमें हर एक में ये सारी चीजें आपने लिखनी है, वो जो मैं साथ साथ आपको करवाऊंगी। ठीक है, ये हर एक में ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ये सारा आपने की फॉर्म में लिखना है, राइट। इसके बाद आपको मैंने एक टॉपिक करवाना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा तो आपको वहां पे जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर जाऊंगी, ये वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये बातें याद रखनी है। होप्स हो कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्लियर है तो मुझे यस बताएं, फिर हम नेक्स्ट टेंस की तरफ जाते हैं।
ओके बेटे। हाँ, मैं जो क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं कर रही ना, क्योंकि मैं टाइप कर रही हूँ और जो थोड़ा मुझे टाइपिंग में इशू हो रहा है, वो आप लोगों को पता है ना, इंट्रोगेटिव के साथ आपने हमेशा से क्वेश्चन मार्क डालना होता है, सेंटेंस के एंड होने पर हमेशा से आपने क्या करना होता है कि ओके बेटे, मुझे ज़रा माइक ऑन करके जल्दी से बता दें कि कहाँ तक आपने लास्ट, मेरी आवाज़ कहाँ से नहीं थी, कहाँ से मुझे रिपीट करना है? मैं तक आपने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कर लिया, अब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। ओ, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको करवाया वो आपने बिल्कुल नहीं सुना है? नो मैम। ओह, ओके, मैं रिपीट करती हूँ। मैम थोड़ा पास्ट प्रेडिकेट के इंडेफिनिट, बारे में बता दें। सॉरी क्या बताने? प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा बता दें। मैम पास्ट अच्छा, इंडेफिनिट प्रेडिकेट, टेंस आपने बता दिया, क्लियर हो गया तो ओके सही सॉरी। है। प्रेडिकेट मैं क्विकली रिपीट करती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ से ये सारा ही मैं आपको शेयर करूँगी, आप इसको रीड भी कर दीजिएगा। प्रेडिकेट कहाँ गया? ये है, ये देखें ज़रा।
कोई भी सेंटेंस हो ना, है ना, उस सेंटेंस में क्या है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी जो काम करने वाला होता है, वो कोई काम, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है। प्रेडिकेट क्या है, उसके बारे में जो भी डिटेल दी होती है ना, वो उसको प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। बाकी इसको मैं बाद में डिटेल से बताती हूँ, इतना बस कॉन्सेप्ट फिलहाल याद रखिए ताकि मैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दूं, राइट। प्रेडिकेट सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी होता है, ठीक है, वो सब प्रेडिकेट है। ओके बेटे, पास्ट इंडेफिनिट की हम लोगों ने बात की कि मैं आपको ये बताया कि अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, टेंस है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको यहाँ से ये भी करके बताया था कि ये देखें, ये जो टेबल है, इस टेबल में जो मैंने आपको बनाने का मेथड बताया है, उसमें ये जो सेकंड वाला टेबल है, यहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया, अभी हम आपने इस बॉक्स के अंदर ये जो रूल्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अभी बेशक आप लोग रफ सा लेक्चर नोट डाउन करें, लेकिन बाद में आपने नीट बनाकर उस बॉक्स के अंदर ये सारा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की उसी तरह से हम करेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि पहले उसमें उसको उर्दू में कैसे पहचानना है कि सेंटेंस के एंड पे क्या होगा, अलिफ होगा या छोटी ए होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि उसने खाना खाया, ठीक है, खाया। अब ये पास्ट की बात करें, जैसे हम कल की बात करें, गुजरे हुए टाइम की बात करें, ठीक है, खाया में अलिफ आ रहा है एंड पे, ठीक है। ये वो स्कूल से घर आई, आई के एंड पे क्या आ रहा है, छोटी है आ रही है। तो अलिफ या छोटी है जब भी सेंटेंस के एंड पे होगा वो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्जाम में आपके आपसे उर्दू में रिकॉग्निशन नहीं पूछी जाएगी, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कर रही हूँ कि आपने ट्रांसलेट कैसे करना है, फिर आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर, एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव मैंने आपको समझा दिया, एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें ना तो नहीं का लफ्ज होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पर आपने क्या लगाना है, सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होगा, राइट। इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ पे डिड है, ठीक है। और डिड के साथ डिड यूज ही नहीं होगा सिंपल सेंटेंस में, इसलिए आपके पास क्या होगी, सेकंड फॉर्म यूज होगी, राइट। सेकेंडली क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी कहाँ पे, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, राइट। या इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी, जब डिड का इस्तेमाल होगा, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगी, डिड के साथ हमेशा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड थर्ड आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो 12 टेंसेज है, मैंने आपको यहाँ से ये बताया था कि ये देखिए, ये जो 12 टेंसेज बनते हैं सारे ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है, ये कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और ये सबको काउंट करें तो हर एक के जो है वो 3 फर्दर 4 3 4, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट है कि जिसमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। बाकी जितने भी टेंसेस हैं वहां पर सब में सिंपल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, राइट। ओके, अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बस यही इसमें क्रक्स है जो कि आपने याद रखना है। एग्जाम्पल आपने इस पूरे बॉक्स में एक एग्जाम्पल को लेके चलना है जो भी आपको पसंद आए, ठीक है। हमने कौन सी ली थी, सुमेरा खाना खाती है ना, तो यहाँ क्या होगा, सुमेरा ने खाना खाया, सुमेरा ने खाना खाया, या आप उर्दू में खुद लिखें, ठीक है, बल्कि मैं लिख ही देती हूँ। सुमेरा ने खाना खाया, सॉरी बेटे आज मेरा गला काफी खराब है, आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, सॉरी फॉर दैट। सुमेरा ने खाना खाया, आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अच्छा आप लोग मुझे जरा ट्रांसलेट करके बताएं। सुमेरा, मैं बल्कि ऐसे लिखती हूँ, ईट होगा, ईट्स होगा या एट होगा, मील। सुमेरा ईट होगा, सुमेरा ईट मील होगा, सुमेरा ईट्स मील होगा या सुमेरा एट मील होगा। एट आपको पता है ईट की सेकंड फॉर्म आ जाती है, एग्जैक्टली, गुड, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे क्या होगा, सुमेरा
एट मील होगा, ये नहीं होगा। इसी तरह से एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, कि आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा यहाँ पे कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म सही लगेगी, ठीक है। फिर आपने इसका नेगेटिव बनाना है, मैं क्विकली जाती हूँ क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गई ना। सुमेरा डिड नॉट ईट मील होगा या एट मील होगा? एट नहीं होगा, अब ईट होगा। क्यों? क्योंकि आपने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। फिर आपने नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाना है। डिड सुमेरा, डिड स्टार्ट में आ जाता है, डिड सुमेरा ईट मील होगा। अब एट सिर्फ और सिर्फ आपने कहाँ यूज किया? सिंपल एफर्मेटिव में यूज किया, ठीक है। फिर क्या होगा? डिड सुमेरा, ये आपने साथ उर्दू भी ऐसे ही लिखती है अपनी की बनाने के लिए। डिड सुमेरा नॉट ईट मील। ओह, ये तो सारा ही मिट गया। ठीक है बेटे, ये आपने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के बॉक्स में ये लिखना है और इसी तरह से 4 एग्जांपल्स के साथ ये आपकी की हो जाएगी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की, राइट। बेटे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अगर ये समझ आ गया तो क्या हम एक टेंस और कर लें? ओके, एक टेंस और कर लें। अच्छा, फिर इतना समझेगा कि ये बहुत सिंपल, हम सिंपल से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस समझ आएंगे, ना आपको नरेशन समझ आएंगे, ठीक है, और ना ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ आएगा, और ना ही आपको जो रूल्स हैं, लाइक क्या कहते हैं उसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके रूल्स भी समझ नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल यूं समझे कि पहला कदम है जो कि हम रख रहे हैं, आगे हम कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएंगे, तो इसलिए इसको सिंपल समझ के इस लेक्चर को छोड़ नहीं देना, इसको रिपीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि स्टेप वाइज चलते जाएं। राइट, नाउ कमिंग टूवर्ड्स फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ आते हैं अब हम। ये आज हम इंडेफिनिट के तीनों कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमने ये किए हैं आज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि ये वाला पूरा ब्लॉक हमने जो है ना आज कवर किया है, कवर करेंगे ये तीनों, राइट, ये तीनों करेंगे। फिर नेक्स्ट डे की क्लास के अंदर हम बाकी कर देंगे। आज के लेक्चर थोड़ा सा इसमें रूल्स कॉम्प्लेक्स से हैं, बाकी मुश्किल नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको एक जो है नेक्स्ट एक लेक्चर में ये सारे बेसिक रूल्स कराऊंगी, फिर मैं आपको एक और टेंसेस पे लेक्चर दूंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मेरा टेंसेस का 3rd लेक्चर होगा, ठीक है, कि वहां पर आपने बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं कुछ टेंसेस के अंदर के जहां आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्या है ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो वो ये चीजें मैं आपको 3rd लेक्चर में करवाऊंगी, लेकिन पहले बेसिक्स आप लोग समझ लें। ओके बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की उर्दू में रिकॉग्निशन क्या है कि गा गे गी आता है सेंटेंस के एंड पे, ठीक, गा गे गी आएगा सेंटेंस के एंड पे, राइट। और इसमें आपने क्या उसी तरह से, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इसमें वर्ब की हमेशा से क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की तरह के सिंपल में ये, और सिंपल है चाहे नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, सब में क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल या शेल का यूज होगा, लेकिन ज्यादातर अब शेल की जगह विल ही हर सेंटेंस में यूज होता है। लेकिन प्रीवियसली रूल्स में हम क्या कहते थे कि विल जो है वो क्या होगा? सिंगुलर के साथ यूज होगा और प्लूरल के साथ क्या होगा? शेल यूज होगा। लेकिन अब जो है ना विल को ही कंसिडर करते हैं, शेल जो है वो क्या होगा? प्लूरल, ठीक है। बस यही टोटल इसके रूल्स हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ी सिंपल सी जो है ना ये बात है। अब इसमें क्या है कि सुमेरा, एग्जाम्पल उसी को लेके चलते हैं, सुमेरा खाना खाएगी, उर्दू आपने अपने पास की में लिखिएगा, ठीक है। सुमेरा विल ईट, इसमें कोई फर्स्ट फॉर्म एस यस ये सारे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सुमेरा विल ईट मील, सुमेरा विल नॉट ईट मील, विल सुमेरा ईट मील, एंड विल सुमेरा नॉट ईट मील। गॉट इट? तो ये सिंपल सा फ्यूचर इंडेफिनिट था,
ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास रिकॉग्नाइज आपने कैसे करना है और विल लगेगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है बेटे, अब मैं आती हूँ अपनी इस बुक की तरफ। बुक में भी यही बातें, लेकिन उसमें जरा डिटेल के साथ हैं और मैंने आपको क्रक्स की फॉर्म में करवाया है। ठीक है अच्छा, अभी हमने जो पढ़ा है वो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, थर्ड ग्रुप वाले ये वाले, कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने कहा, हम यहाँ तक पहुंचे थे ना, आपको इस बुक से मैंने करवाया था कि प्रेडिकेट में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। प्रेडिकेट में हमारे पास, जिन्होंने स्टार्ट से नहीं लिया वो भी सुन ले, एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हमारे पास, और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपके पास क्या होता है, जो भी काम करने वाला होता है, ठीक है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। लाइक वो कोई पर्सन होगा या कोई थिंग होगी। फिर मैंने आपको ये एक बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज बताई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सब्जेक्ट हमेशा से या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट कोई पार्ट ऑफ स्पीच हो ना, तो वो उसको हम सब्जेक्ट कभी भी नहीं कहेंगे। ये आपने याद रखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब सेंटेंसेस आएंगे ना, तो वहां पे आपके लिए डिफिकल्ट होता है ये रिकॉग्नाइज करना कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। ठीक है प्रेडिकेट जो है, जो सब्जेक्ट की जितनी भी डिटेल होती है सेंटेंस के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि अली हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, अली के बारे में बात हो रही है, तो ये जितनी भी बातें की हैं ये सारी प्रेडिकेट हैं। प्रेडिकेट को फर्दर हमने कैटेगराइज किया, ये यूं समझे कि रिवीजन हो रही है। ठीक है, प्रेडिकेट को हमने कैटेगराइज किया वर्ब में, के टू उसके पार्ट्स होते हैं, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन, काम, जो भी काम होता है ना, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जो वर्ब होगा, एक वर्ब होगा और एक आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं फिर हमने ये पढ़ा कि जो वर्ब है वो टू मेजर टाइप्स होती हैं वर्ब की, एक को आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और एक को आप क्या कहते हैं मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी जो टेंसेस आपको करवाए, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल ये लिखी है ना, ये ग्रुप्स पहले बनाए हैं, फिर ग्रुप्स में आपको फर्दर बताया है कि कहाँ पे क्या होगा। ग्रुप्स की फॉर्म में आपको याद नहीं होता, जो कि मैं आपको करवा रही हूँ उससे आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। हमने तीन टेंसेस की है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। जरा टोटल हेल्पिंग वर्ब को याद करें। एक हमने डू और डज को पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, डिड पढ़ा, और एक हमने विल और शेल का पढ़ा। ठीक है ना, विल और शेल, ये हमने हेल्पिंग वर्ब कर दी। आपने देखा कि इनमें से जो ये वाले हेल्पिंग वर्ब थे, डू, डज और डिड, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का था, इनमें जो अफर्मेटिव थे सिंपल सेंटेंस में ये यूज नहीं हो रहे थे। ठीक है, जबकि जो विल शेल है ये आपके पास क्या सिंपल सेंटेंस में भी यूज हो रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस पेज पे बताया हुआ है, जो कि मैंने आपको उस तरह से क्लियर करवाया है। ठीक है, तो अब आपको देखें कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो यहाँ पे क्रैमिंग की जरूरत नहीं है इसके अलावा जो आपके पास है ना, विल शेल, ये को और भी वर्ब होते हैं, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट। ये मैं किसी क्लास में अगर टाइम बचा तो करवाऊंगी, अदरवाइज ये बेसिक ग्रामर की जो क्लास होती है वहां पे मैं डिटेल से करवाती हूँ। तो इनको आप क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस में यूज जो है वो होंगे। ठीक है ना, मॉडल वर्ब और इन सब के साथ क्या होगा, वर्ब की हमेशा से फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, फिर आगे मैं फर्दर आपको बताती रहूंगी कि कहाँ पे सेकंड है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट लेक्चर आज के लेक्चर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और थर्ड लेक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा टेंसेस के हवाले से। राइट, तो यहाँ इसमें और कुछ है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस की के अलग से लेक्चर में मैं आपको डिटेल से कराऊंगी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिटेल से बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन्होंने इस तरह से बताया हुआ है ना, इन्होंने टोटल बताया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, कहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया ना कि की आपने बनानी है, वहां से आपको ये चीजें याद रह जाएंगी। वर्ब की फॉर्म, ये तकरीबन चीजें हम कर चुके हैं, एक लेक्चर में ये सारा कवर हो जाएगा। जी बेटे, यहाँ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा बेटे, कल हमारा हमने जो वीक की डिवीजन की हुई है ना, उसमें हमने एक दिन इंग्लिश का लेक्चर लेना है, एक दिन हमने पीडागोजी का, एक दिन पाक अफेयर का, और साथ में हमने बायो का और केमिस्ट्री का। ठीक है, पीडागोजी का एक एक वीक छोड़ के हम लेंगे लेक्चर, क्योंकि वो जस्ट 5 मार्क्स का है ना। तो हमने ज्यादा टाइम किसको देना है, बायो को देना है और केमिस्ट्री को देना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है ना वो क्या होगा, बायो का होगा। फिर देन नेक्स्ट लेक्चर केमिस्ट्री का। देन इस तरह से हम रोटेट करके सारे सब्जेक्ट्स को टच करते रहेंगे।
मैम व्हाट अबाउट मैथ्स? जिस दिन बायो का होगा साथ में मैथ्स होगा उन लोगों के लिए जिनका जनरल का है। फिर हम देखेंगे ना कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स सिर्फ जनरल वाले हैं तो उनका मैथ्स फिर चूंकि आपको पता है कि कम है उसका वेटेज, तो उसके अकॉर्डिंगली क्लासेस होंगी, जबकि जो मैथ्स फिजिक्स वाले होंगे उनका डिटेल से होगा। हाँ जी, कल बायो का इंशाल्लाह। ये भी एक अच्छा आइडिया कलसूम का। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया, कल टेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। मैंने तो ये सोच के कहा था कि ये अच्छे से आपको याद हो जाए इसके रूल्स और सारा कुछ, तो देन हम नेक्स्ट की तरफ जाएं। ठीक है, कल हम टेंसेस ही कंप्लीट करते हैं। ओके बेटे, वन मोर थिंग जो कि आपने याद रखनी है। आज का होम टास्क आपने जरूर करना है, जो भी मैं आपको दूंगी। ये जो तीनों टेंसेस हमने किए ना, 10 टेंसेस आपने इसके बनाने हैं, उसको ट्रांसलेट करना है और आपको मैं पास्ट पेपर्स कुछ शेयर करूंगी, उसको आपने सॉल्व करना है। ये जो पेड ग्रुप है ना उसमें मैं शेयर करूंगी, आपने उसमें सॉल्व करने के क्वेश्चन में सॉरी पेपर में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बेटे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं।